हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हमने देखा था इनके हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में विभिन्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर इनके स्ट्रक्चर को बताया, लेकिन जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यह जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था इसे किसने दिया था? जो एस जोनाथन सिंगर थे एंड जो गाथ निकोलसन थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर कब दिया? 1972 में एक मॉडल दिया जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल होता है। तो इनके अनुसार इनमें क्या होता है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है? फ्लूइड होता है। और जो इसमें प्रोटीन्स होती हैं वह क्या होती है? रैंडमली इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो फ्लूइड कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम फ्लूइड टर्म को देखेंगे। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड यानी जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल्स जो जुड़े हुए हैं वह क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यह यहाँ से इस यहाँ पे चले जाएंगे या इस पोजीशन से इस पोजीशन में जा सकते हैं, यानी कि यह अपने लेयर में या मूव कर सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स अपने लेयर में मूव कर सकते हैं तो यह कैसे उनका नेचर हो जाता है? फ्लूइड टाइप का हो जाता है। तो फ्लूइड में हमने देखा कि जो लिपिड होते हैं वह क्या हो जाते हैं? अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वह लेयर में क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। इससे उनका नेचर कैसा है? फ्लूइड है। सेकेंड हम देखते हैं मोज़ेक क्या होता है। मोज़ेक का कहने का मतलब यह है कि जो स्मार्ट पार्टिकल्स को जो होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होगा? डिसकंटिन्यूअस टाइप का होता है, यानी यह जो पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट कहीं भी इधर उधर हो सकता है या कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होते हैं। तो मोज़ेक टर्म किसको डिफाइन कर रहा है? यह प्रोटीन्स के लिए है। जो इनमें प्रोटीन्स होते हैं वह डिसकंटिन्यूअस मैनर्स में होते हैं, यह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसके आधार पर ही इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जिसमें हम देखते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वह अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वह मूव कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो प्रोटीन्स होते हैं वह क्या रैंडमली इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें लिपिड की 2 बाइलेयर्स होती हैं और इनमें जो प्रोटीन्स होता है वह इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वह या तो इंटीग्रल प्रोटीन हो सकता है या पेरिफेरल प्रोटीन्स हो सकता है। यह प्रोटीन्स मॉलिक्यूल हैं। तो यह प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसे में हम देखते हैं लिपिड। तो लिपिड की क्या होती है? इनमें 2 लेयर पाई जाती है, एक मोनोलेयर ऊपर की ओर, एक मोनोलेयर इनर की ओर। तो इसमें 2 साइड हम देखेंगे। जो बाहर की ओर होता है उसे क्या कहते हैं? आउटर लीफलेट। और जो साइटोप्लाज्म की ओर होगा उसे हम क्या कहेंगे? इनर लीफलेट। तो इसमें दोनों लेयर हो गई। लिपिड की लेयर्स होती हैं, एक लेयर बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। तो क्या होता है? लिपिड इसमें बाइलेयर होता है। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स में हम देखेंगे तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक कहने का मतलब यह है कि उनमें हाइड्रोफोबिक इन भी होंगे और हाइड्रोफिलिक इन भी होते हैं। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है उसमें 2 पार्ट हैं, एक टेल वाला पार्ट है और एक हेड वाला पार्ट है। तो जो हेड वाला पार्ट होता है वह क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। और जो नीचे टेल वाला पार्ट होता है वह क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनका जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है क्या है? ऊपर की ओर है। इसमें भी जो इनर लीफलेट हैं तो इनमें भी जो हाइड्रोफिलिक वाला भाग होता है वह क्या होता है? इस तरह अंदर की ओर साइटोप्लाज्म की ओर होता है। और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है वह क्या होता है? अंदर की ओर होता है। और यह हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों का ये हाइड्रोफोबिक वाला भाग होता है।
तो इसमें हम देखते हैं कि लिपिड्स क्या करते हैं, एक बैरियर के रूप में काम करते हैं, यानी कि यह मूवेबल होते हैं, यह अपनी एक पोजीशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यह लिपिड यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। तो यह लिपिड्स क्या होते हैं, नॉन कोवेलेंटली रूप से क्या होते हैं, इंट्रैक्शन द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इनमें कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। यह हाइड्रोफोबिक जो अट्रैक्शन है उसके द्वारा एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। यह क्या है, नॉन कोवेलेंटली रूप से जुड़े हुए हैं, आपस में क्या कर गए हैं, कोलैप्स कर गए हैं। इनमें किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं है, बस यह जो लिपिड्स है उसके मॉलिक्यूल्स हैं वह क्या हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। इनमें एक हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है, जो हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन है उसके द्वारा यह क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और क्या होंगे, मूवेबल होते हैं। मूवेबल यानी इनका फ्लूइड नेचर होता है। अगर फ्लो या रिजिड हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, तो इनमें कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए इनका नेचर कैसे होता है, फ्लूइड टाइप का होता है, ताकि जो मॉलिक्यूल्स हो वो अंदर सेल के अंदर जा सके। तो लिपिड में हम देखते हैं कि जो एक बैरियर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह क्या करता है, सेमी परमिएबल होता है। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही क्या करता है, अंदर जाने देता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं जाने देता है। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स के बारे में हमने देखा कि यह मोज़ेक के फॉर्म में होते हैं, यानी कि यह क्या होंगे, लिपिड जो बाइलेयर होती है उनमें रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनका कोई एक सीक्वेंस नहीं होता है, यानी ये कोई भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होंगे, यह कहीं भी इधर उधर देखने को मिलते हैं। तो यह मोज़ेक फॉर्म में होते क्या होंगे, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो प्रोटीन्स होता है वह क्या करता है, इस लिपिड की जो बाइलेयर होती है उसमें फ्लोट करते रहता है, यानी इनमें भी मूवेबल होता है। तो जो प्रोटीन्स होंगे वह क्या है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यह किसी भी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं पाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वह विभिन्न टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गया और जो एक होता है इंटरग्रल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम देखेंगे कि यह जो सरफेस होती है उससे अटैच होती है, और जो इंटरग्रल प्रोटीन्स होती है वह क्या करती है, इस मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस कर जाती है। तो इसमें हम देखते हैं ये वाला जो पार्ट है यह क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन्स होता है। यह प्रोटीन क्या है, बाहर सरफेस की ओर अटैच है, जैसे कि ये हो गया। यह प्रोटीन्स क्या होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, जो कि सरफेस से जुड़े हुए होते हैं। इस जो लिपिड बाइलेयर होती है इसे क्रॉस नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन्स। यह या तो सरफेस से अटैच होंगे या उसमें क्या हो सकते हैं, धंसे हुए हो सकते हैं, एम्बेडेड होंगे। उसी में एक और हम देखते हैं इंटरग्रल प्रोटीन्स। इंटरग्रल प्रोटीन्स, तो इंटरग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स जो लिपिड की बाइलेयर को क्रॉस कर जाते हैं उन्हें हम इंटरग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, या क्या कहेंगे, इन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि इस तरह से जो लिपिड की बाइलेयर को इस तरीके से क्रॉस किए हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरग्रल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो इंटरग्रल प्रोटीन्स होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, यह भी विभिन्न टाइप्स की होती है, इन्हें आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो जो इंटरग्रल प्रोटीन्स होती है इनमें पहला हम देख सकते हैं कि यदि एक बार इसे क्रॉस किया होगा तो इसे सिंगल पास प्रोटीन्स कहेंगे, और यदि एक से अधिक बार इसे इस तरीके से लिपिड बाइलेयर को क्रॉस किया होगा तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्रोटीन इस तरीके से इनमें मोज़ेक के फॉर्म में क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। इनके जो आउटर लीफलेट होता है, यह क्या है, आउटर लीफलेट है। तो आउटर लीफलेट में हम देखेंगे तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑलिगोसैकेराइड।
यह ओलिगोसैकेराइड इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जो लिपिड का कोर स्ट्रक्चर होता है उसका हिस्सा नहीं होता है, यह ऊपर ही सरफेस से अटैच होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। और यह जो ओलिगोसैकेराइड्स होता है यह केवल आउटर लीफलेट में ही पाया जाता है, और जो इनर लीफलेट होती है, जो साइटोप्लाज्म की ओर होती है, उनमें नहीं पाया जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह बहुत ही कम अमाउंट में क्या होते हैं? इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक ग्लाइकोलिपिड यानी कि यदि जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा वह लिपिड के साथ जुड़ जाएगा तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स यदि प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। यदि लिपिड के साथ है तो ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन के साथ है तो क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरीके से यहाँ भी यह ग्लाइकोलिपिड है जो लिपिड के साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। इसके बाद आगे हम देखते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेस्ट्रॉल भी इनमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जो बीच बीच में यह रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यह क्या है? कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल में हम देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, जो यह लिपिड मॉलिक्यूल्स है, यह इनके क्या है? फैटी एसिड चेन्स हैं। तो ये क्या होते हैं? इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। तो इन फैटी एसिड चेन के बीच में जो स्पेस होता है, इस तरीके से इस स्पेस में क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो इन दोनों के स्पेस में जो मतलब यानी जो दो लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होती है। और यह जो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इन्हें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगी, इन्हें लिपिड जो बाइलेयर होती है उन्हें स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उन्हें मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यह जो लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या हैं? मूवेबल हैं, तो उससे क्या करेगा? रिजिड नहीं होते हैं। तो यह कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि उन्हें ज़्यादा कठोर भी नहीं होने देता और ना ही ज़्यादा तरल यानी फ्लूइड भी नहीं होने देता। उन्हें क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही क्या होता है? यहाँ जो लिपिड्स की लेयर होती है वह क्या होती है? स्टेबल होती है। यदि हम इसकी थिकनेस की बात करें तो यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है वह लगभग 7 nm यानी 7 नैनोमीटर तक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो कंपोनेंट्स हैं, यदि उनके हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे तो ये विभिन्न फंक्शंस होते हैं। पहला है लिपिड्स, यानी लिपिड्स में कौन होगा? फास्फोलिपिड्स, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो फास्फोलिपिड्स क्या करता है? यह एक वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जो होती है उनके लिए बैरियर के रूप में काम करता है। और जो लिपिड्स होती है, जो फास्फोलिपिड्स होती है, वह क्या होती है? बेसिक कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर का, बेसिक कंपोनेंट। तो फास्फोलिपिड एक बैरियर के रूप में काम करती है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से जो सेल है उसके बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसके थ्रू जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे? O2, CO2, तो यह सभी क्या हो जाते हैं? आसानी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्या होते हैं? अंदर आ जाते हैं। और O2, CO2 क्या होती हैं? जो सेल्स में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें क्या करेगी? उनके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन जो हम देखेंगे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वह क्या करते हैं? इनमें ईजिली नहीं आ सकते। जैसे क्या हो गया? ग्लूकोज। तो इन सब के लिए यह आसानी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और इन सब के लिए क्या होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फास्फोलिपिड्स होता है वह एक बैरियर के रूप में काम करता है, और कुछ जो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होती हैं उन्हें ही सेल्स के अंदर जाने देता है, जो उन सेल्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इन सेल्स की एक्टिविटीज़ के लिए जो आवश्यक नहीं है उस मॉलिक्यूल्स को यह सेल के अंदर नहीं जाने देता। उसके बाद हम आगे देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो सेकेंड मेन, फर्स्ट हो गया फास्फोलिपिड और सेकेंड क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल हमने देखा कि जो प्रोटीन स्ट्रक्चर थी तो उनमें लिपिड जो मॉलिक्यूल्स जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर थी उनमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते थे तो उनके जो बीच में इस तरीके से जो स्पेस था उनमें क्या था कि जो कोलेस्ट्रॉल था वह इस स्पेस में प्रेजेंट था। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इस लिपिड मॉलिक्यूल्स को मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसे ना तो ज़्यादा अधिक कठोर होने देगा और ना ही ज़्यादा अधिक तरल होने देगा, और वह आसानी से जो मॉलिक्यूल्स हों वह अंदर आ सकें। तो इन्हें क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वे क्या करते हैं। तो जो प्रोटीन्स होती हैं तो जैसे सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उनमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं, यह जो पोलर्स होती हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होती हैं और जो आयंस होती हैं उनके मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने के लिए एक हाइड्रोफिलिक चेन या उसे हम क्या कहेंगे, वे प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं, आयंस होती हैं, वह इस मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के अंदर आसानी से जा सकते हैं। उसी में हम देखेंगे कि कुछ प्रोटीन्स क्या होंगे, एंजाइम के रूप में काम करेंगे। तो एंजाइम के रूप में यह क्या करते हैं कि जैसे कोई डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनके हाइड्रोलिसिस के लिए कैटालाइज करने का काम करते हैं। जैसे डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल्स है तो यह एंजाइम में, यानी जो प्रोटीन्स होती हैं वह एंजाइम के रूप में, जैसे कोई डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं या अदर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करने का काम करते हैं। इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं वह भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगी उन्हें क्या करेंगे, अंदर जाने के लिए एक चैनल या क्या कह सकते हैं हम उसे एक रास्ता दिखाती है, जिसके थ्रू क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सेल के अंदर जाएगा और ट्रांसपोर्ट के रूप में काम करते हैं। और जो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इन सारी चीज़ों में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और जो ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं ये क्या कहते हैं। यदि जो शुगर होती है यदि वह प्रोटीन के साथ होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और यदि यह लिपिड के साथ होती है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये क्या करते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर जो मॉलिक्यूल्स होती है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और इनके जो कार्बोहाइड्रेट चेन होती है वह वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और जो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है उन्हें क्या करने का काम करती हैं, स्टेबल करने का काम करती हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होती है या रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के रूप में भी कार्य करती है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होती है वह क्या करती हैं, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करती है। इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह सेल की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था यह मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसे कि इन्होंने दिया था जो सिंगर एंड निकोसल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1972 में इस मॉडल को दिया था। इसकी जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।